जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं डायनेमिक्स के टॉपिकल्स 5054 जीसीई के 2002 से लेकर 2016 तक के ऑल एमसीक्यूज ऑल वेरिएंट्स मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट 10 एमसीक्यू सोल्व कर लिए हुए। बेटा अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। एक्चुअली मैं क्लास पढ़ा रहा था तो उसके बाद मुझे याद आया मैंने वीडियो भी अपलोड करनी है, इस वजह से बेटा उसी मतलब उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर जो है ना मैं मतलब ये वीडियो भी अब बना रहा हूँ। बेटा एक चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें आप। व्हाट मस्ट चेंज व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। बेटा जब कोई भी चीज़ एक्सेलरेट करती है ना तो एक बात याद रखिएगा, when a body is accelerating so its acceleration is not equal to zero, so there is resultant force and this resultant force is also not equal to zero because acceleration is directly proportional to resultant force। जो resultant force होगी, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। अब बेटा व्हाट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। बेटा हमें पता क्या लगता है, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेलरेटिंग का मतलब समझाऊंगा। बेटा एक्सेलरेटिंग के ना दो मतलब होते हैं, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ एक्सेलरेशन। टू मीनिंग्स ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर बेटा ये जो मैंने येलो कलर में येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें ये देखो फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटिंग। जो फर्स्ट मीनिंग है बेटा, हम सबके जहन में एक बात आती है, if a body is accelerating it means that increase in velocity per unit time। yes बेटा जब कोई भी चीज़ एक्सेलरेट करती है ना तो इसका मतलब ये भी होता है, यू आर राइट, कि इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल बेटा एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी और एक सेकंड के बाद उस गाड़ी की स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड, और बेटा उसके बाद एक सेकंड में उसकी स्पीड हो जाती है 14 मीटर पर सेकंड। यस दिस कार इज आल्सो एक्सेलरेटिंग बट दिस कार इज इन लीनियर सर्कुलर बट दिस कार इज इन लीनियर मोशन फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद बेटा एक चीज़ और आती है, प्लीज़ मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूँ। उसके बाद बेटा एक चीज़ और आती है, देखो अभी तो हमने ये बात की ना, अ कार इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है, सो सर इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो रहा है, सो कार इज एक्सेलरेटिंग। लेकिन बेटा क्या हो कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है इसको ज़रा रीड करो। अ स्टोन इज अटैच्ड विद द थ्रेड एंड दिस स्टोन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स एफ इज कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल 50 न्यूटन। बेटा ये जो लिखा हुआ है ये मैं समझाता हूँ आपको। बेटा देखो सपोज करो आप लोगों के पास एक स्टोन था और ये स्टोन अभी आपका इस ए पोजीशन पे पड़ा हुआ है और दिस स्टोन इज अटैच्ड विद द थ्रेड। ठीक है, और दिस स्टोन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम एक रस्सी के साथ रोप के साथ हमने एक स्टोन को बांधा हुआ है और हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। बेटा जब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है ना तो एक बात याद कर लें, कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में कब आती है, जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। एनीथिंग विच मूव्स इन सर्कल तो इट इज़ मैंडेटरी कि उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी जो उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगी। उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स पता है कैसे होती है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस, it is directed towards the center, it is directed towards the center, it is along the radius, it is unbalanced resultant force। centripetal force, there is only one inward force which is required to move a body in a circle, this is called centripetal force। this force is radially inwards directed towards the center। और बेटा हम बात ये कर रहे थे कि जब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है ना बेटा वो कांस्टेंट होती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा अब बेटा एक चीज़ और, जब एक स्टोन जब स्टोन बेटा ए पोजीशन पे था फिर डी पोजीशन पे आएगा फिर बेटा बी पोजीशन पे आएगा और सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। बेटा इस थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी ना बेटा, सपोज कर लो वो 50 न्यूटन ही एक्ट करेगी। तो सर बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो क्या उसकी फोर्स चेंज नहीं हो रही? बेटा बिल्कुल आपने सही सोचा, उसकी फोर्स चेंज नहीं हो रही। लेकिन बेटा एक चीज़ है, पता क्या,
अगर आप ए पोजीशन पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा ना इस डायरेक्शन में ऑलमोस्ट। तो बेटा देखो, a stone is in circular motion but at the position A the velocity of the stone is in the direction of tangent। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। बेटा क्या हो अगर स्टोन आपका सर्कुलर मोशन में मूव करते करते डी पॉइंट पे पहुंच गया, तो बेटा डी पॉइंट पे अब आप टेंजेंट ड्रॉ करो। डी पॉइंट के ऊपर जिस डायरेक्शन में बेटा टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है। सिमिलरली बेटा अगर आपका स्टोन बी पोजीशन पे पहुंच गया है तो बेटा यहाँ पे अब आप टेंजेंट ड्रॉ करो। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा बेटा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ एनीथिंग or a stone which moves in the uniform circular motion, its centripetal force is constant, that is 50 Newton, but at the position A its direction of velocity is different, at the position D its direction of velocity is different, and at the position B its direction of velocity is different। वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा सर्कुलर मोशन में अलोंग द टेंजेंट होती है। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन देन इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स remains constant but its direction of motion is changing at every instant, for example A, D and B, so its direction of motion is changing, so its velocity is changing। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बेटा जो क्वेश्चन हमने रीड किया था मैं उस पर आता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था व्हाट मस्ट चेंज व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो बेटा जरूरी नहीं है कि जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करे उसकी फोर्स चेंज हो, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो बेटा उसकी फोर्स तो कांस्टेंट ही रहती है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और इस वेलोसिटी के चेंज होने को हम एक्सेलरेटिंग बोलते हैं। एक एक्सेलरेटिंग होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और एक एक्सेलरेटिंग होता है ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन किसी भी चीज़ की बेटा कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वो उसका मतलब भी एक्सेलरेटिंग ही होता है। ओके, सो थ्रू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स कांस्टेंट रहती है, फोर्स चेंज नहीं होती। मास ऑफ द बॉडी बेटा कभी चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद बेटा सी ऑप्शन देखिएगा, स्पीड। नहीं बेटा स्पीड भी चेंज नहीं होगी। जब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल योर सीलिंग फैन। सीलिंग फैन बेटा अगर आपने डिमर से फर्स्ट पॉइंट पे किया हुआ है तो सर्कुलर जो सीलिंग फैन होगा वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर काफ़ी तेज स्पीड से मूव करेगा। बेटा उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी सीलिंग फैन की, बट उसके विंग्स की डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट चेंज होगी, बिल्कुल जैसे ही मैंने सामने आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिए। ओके, सो बेटा सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, यस। अगर गाड़ी बेटा एक्सेलरेट करे तब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि सर व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जिस चीज़ में एक्सेलरेशन होगा उसकी वेलोसिटी पक्की चेंज होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, और आई होप सो कि आपको ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी हैव MCQ नंबर 12। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पुशेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा राइट साइड पे अब आप डायग्राम में देखो, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास 5 kg है, और बेटा इसको आप 20 न्यूटन फोर्स लगा के पुश कर रहे हो राइट साइड पे, और बेटा 5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग। तो एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, सिंपल सी बात है, F इज इक्वल्स टू ma। और बेटा आप सबको पता है कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है। बड़ी वाली फोर्स बेटा हमेशा क्या होती है, फॉरवर्ड फोर्स। तो बेटा फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी 20 माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन। मास कितना होगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। बेटा 20 में से 5 माइनस कर दो, यू विल गेट 15 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 की। द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। यस बेटा यही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने फर्स्ट 11th MCQ में डिस्कस किया है
कि a plane is in horizontal circular motion at a constant speed. In which direction is there a resultant force? बेटा जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन में होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन में होगी देन देयर इज ओनली वन इनवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बेटा ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है यहाँ पे देखो, दिस एरोप्लेन इज मूविंग एंड इट वांट्स टू टर्न इन द लेफ्ट साइड। ये एरोप्लेन बेटा ऐसे इस डायरेक्शन में टर्न होना चाह रहा है। तो बेटा एक चीज़ देखिएगा, इस एरोप्लेन का सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे बनेगा ना। सो बेटा जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन टर्न होना चाह रहा है उस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी। ये वाली फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा इस डायरेक्शन में आप एमसीक्यू में देख सकते हो, ए फोर्स भी नहीं एक्ट करेगी, बी भी नहीं एक्ट करेगी, सी भी नहीं करेगी। सो बेटा कौन सी वाली रिजल्टेंट फोर्स होती है? दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे सेंटर ड्रॉ करो ऐसे, अब आप इमेजिनरी सर्कुलर पाथ बना के देखो, डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, Question number 14. The inertia of a body is its resistance to changes in motion. Which property is a measure of body's inertia? बेटा सबसे पहले बात करते हैं mass से स्टार्ट करते हैं। What is mass? Mass होता है mass is the amount of inertia in an object. Mass is the amount of inertia in an object. And what is inertia? बेटा inertia होता है, inertia is the tendency to oppose change in the state of rest or motion. क्या मतलब ये हुआ कि जो चीज़ बेटा रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी अनलेस और अनटिल हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूव नहीं करवाते। एंड बेटा कोई भी चीज़ when anything is in motion then it will continue to move in a straight line due to inertia. बेटा anything which is moving it will continue to move in a straight line due to inertia unless or until some external force acts on it. This is also called law of inertia. This is also called Newton's first law of motion. So beta inertia क्या होता है? Inertia is the mass is the amount of inertia. So inertia body, किसी भी body का inertia क्या होगा? Mass. B option is correct. बाकी बेटा density की बात है, height of its size की बात है, size of its base, ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, इररेलेवेंट आंसर, इनरेलेवेंट जो है क्वेश्चंस हैं आपके, इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं सॉरी, ठीक है। और बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप लोग, व्हेन अ बॉडी ऑफ वुड ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑफ अ बेंच द फ्रिक्शन फोर्स इज 4 न्यूटन। व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अलोंग द बेंच विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट। ओके बेटा सिंपल सी बात ये है, बेटा सिंपल सी बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट आपका इस हॉरिजॉन्टल बेंच के ऊपर पड़ा हुआ है जिसका मास 2 kg है। बेटा आप इसको क्या करते हो? इसको पुश करते हो। पुश की डायरेक्शन ही बताई हुई, तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में इसको पुश कर सकते हो। बेटा फॉर एग्जांपल एक 2 kg का मास है, ये क्या मसला है बेटा? फॉर एग्जांपल एक 2 kg का मास है जो एक बेंच पे पड़ा हुआ है, आप उसको राइट साइड पे पुश करते हो, जिस मर्जी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, और बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है उसके ऊपर 4 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। और बेटा पता क्या हुआ, आपने इस 2 kg मास को पुश किया, आपने बेटा उस 2 kg मास को पुश किया जिस पे फ्रिक्शन कितनी थी? 4 न्यूटन, और बेटा आपने इसको कितनी फोर्स लगा के पुश किया? 10 न्यूटन, और बेटा अब आपने एक्सेलरेशन बताना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स बेटा हमेशा बड़ी वाली फोर्स होती है, बैकवर्ड फोर्स बेटा हमेशा स्मॉलर फोर्स होती है। तो बेटा अब इसको सोल्व कर सकते हो ना आप लोगों ने एक्सेलरेशन बताना था। तो बेटा फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो बेटा फॉरवर्ड कितना है? 10 माइनस बैकवर्ड कितना है? 4 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा 10 में से 4 माइनस कर दो, यू विल गेट 6 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना गिवन था बेटा? मास ये 2 kg मास गिवन है, तो बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो जो भी ऑप्शन है आपका बेटा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
बेटा यहाँ पे देखिएगा काफ़ी मज़े का क्वेश्चन है। द प्रोपेलर ऑन द बोट पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स with the force of 2000 Newton. The boat moves through the water against the total resistive force of 1800 Newton. According to Newton's third law, what is the forward force on the propeller due to the water? बेटा हो क्या रहा है, आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। बेटा देखो, एक बोट है आपके पास जो राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है। वी हैव अ बोट विच इज़ मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी किस तरफ होगी, राइट टू लेफ्ट। बेटा ये जो फैन सा नज़र आ रहा है ना, फैन सा, ये बोट के साथ ये जो फैन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर, दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर। बेटा दिस प्रोपेलर applies 2000 Newton force on the water. Beta this propeller or the propeller of boat pushes water in this direction with the force of 2000 Newton. बात क्लियर होगी बेटा? this propeller pushes water in this direction with the force of 2000 Newton. और बेटा वाटर क्या करेगा फिर? वाटर विल ऑल्सो पुश, बेटा वाटर विल ऑल्सो पुश द प्रोपेलर with same 2000 न्यूटन फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बात क्लियर होगी बेटा? अगर प्रोपेलर वाटर को राइट साइड पे पुश कर रहे हैं 2000 न्यूटन से, तो बेटा वाटर भी तो प्रोपेलर को ऑपोजिट डायरेक्शन में 2000 न्यूटन से पुश करेगा ना, बिकॉज वी ऑल नो दैट according to Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. और बेटा आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन कितनी बॉडीज पे एक्ट करता है? बेटा एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। अगर एक ही बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हों तो वो बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस का पेयर होता है, वो एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर नहीं होता। तो बेटा प्रोपेलर वाज पुशिंग द वाटर, तो प्रोपेलर ऑफ बोट आपके पास एक बॉडी थी और वाटर या ओशन आपके पास सेकंड बॉडी थी। तो बेटा एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर भी है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस भी हैं। तो बेटा फॉरवर्ड फोर्स कितनी होगी अगर प्रोपेलर ने वाटर को बेटा 2000 न्यूटन से बैकवर्ड पुश किया है, तो वाटर भी प्रोपेलर को 2000 न्यूटन से फॉरवर्ड पुश करेगा। सो बेटा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? फॉरवर्ड फोर्स बेटा 2000 न्यूटन होगी। हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये डी ऑप्शन नहीं करेक्ट, 200 न्यूटन वाला। बेटा ये तब करेक्ट होता अगर एग्जामिनर ने आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछा होता। बेटा रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और रिजल्टेंट फोर्स ऐसे भी तो होता है ना, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। तो बेटा फॉरवर्ड फोर्स कितनी थी बाय द प्रोपेलर? 2000 न्यूटन, माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी थी बेटा? 1800 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स। तो बेटा तब जाके आपके पास 200 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आती। तो बेटा ऐसा नहीं है, उसने फॉरवर्ड फोर्स पूछा हुआ है जो कि 2000 न्यूटन ही होगी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स अक्रॉस अ रफ सरफेस अ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस फोर्स इज ऑलवेज ट्रू? इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्टिंग करती। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज द स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ द मोशन, इसके ऑपोजिट एक्ट करेगी। बेटा बी ऑप्शन है, इट इज इक्वल इन वैल्यू टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग द मोशन। नो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। ये क्यों ऐसा नहीं है? 18 MCQ हमने करना है, उसके अंदर मैं डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद बेटा सी ऑप्शन देखिएगा, इट मेक्स द बॉडी रिकॉयल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर द स्टॉपिंग इट। नो, जब कोई भी चीज़ रुक जाती है क्या तब फ्रिक्शन उसमें एक्ट करती है? ऐसा तो नहीं है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग द सरफेस, ठीक है। उसके बाद बेटा डी ऑप्शन है आपके पास, इट अपोजेज द मोशन अक्रॉस द सरफेस। यस बिल्कुल बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, अ वुडन ब्लॉक इज पुश्ड अक्रॉस अ टेबल एट कांस्टेंट स्पीड। बेटा ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाला है। देखो सपोज करो बेटा आप लोगों के पास एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल की सरफेस पे पड़ा हुआ है और ये इस डायरेक्शन में पुशिंग फोर्स लग रही है, पुशिंग फोर्स, और इस ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी वाली फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन। लेकिन बेटा जो वुडन ब्लॉक है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो बेटा आप ऑप्शंस रीड करो। ए ऑप्शन है आपका द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस। बेटा नहीं, देखो कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से तब मूव करती है जब उसकी दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो, इक्वल। अगर पुशिंग फोर्स 1000 न्यूटन है तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स भी हमेशा कितनी होगी, 1000 न्यूटन। बेटा फोर्सेस जब तक बैलेंस नहीं होंगी तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव ही नहीं कर सकता। पता है ना आपको, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो बेटा ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन देखिएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स। यस बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने ये भी बताया कि अगर कोई भी चीज़ राइट साइड पे 1000 न्यूटन से पुश करेगी तो लेफ्ट साइड पे अगर फ्रिक्शन उसकी 1000 न्यूटन है तो ऑब्जेक्ट अगर तो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा देखिएगा सी ऑप्शन है द फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर। बेटा कोई भी फोर्स ग्रेटर, स्मॉलर, लेस देन नहीं होगी। ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसी वजह से ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड अगर वो मूव कर रहा था, और अगर वो रुका होता तो वो हमेशा रुका रहता। और बेटा डी ऑप्शन है आपके पास द फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन द, नो बेटा ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है ना। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, व्हाट कीप्स एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल। बेटा कोई भी चीज़ सर्कल में कब मूव करती है, जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड बेटा इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, बिकॉज देयर इज ओनली वन इनवर्ड फोर्स विच इज along the radius which is directed towards the nucleus, this is called centripetal force। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, अब ये बात करते हैं। बेटा आपको पता है ना न्यूक्लियस है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स भी हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप तो पहले से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई से दो चार्जेस के दरमियान बेशक वो लाइक चार्जेस हों या अनलाइक चार्जेस हों, बेटा अनलाइक चार्जेस में जितनी भी अट्रैक्शन होगी और बेटा लाइक चार्जेस में जितनी भी रिपल्शन होगी, ये पता किसकी वजह से होगी, ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब बेटा होता है एफ ई इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है जो हम ए लेवल्स में पढ़ेंगे, A2 फिजिक्स में चैप्टर 4 में। बेटा आप लोगों ने क्या याद रखना है कि कोई से दो चार्जेस हों, वो लाइक हों या अनलाइक हों, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है बेटा अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके मिड में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी बेटा वो पता है किसके इक्वल होगी, वो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और बेटा ये इनवर्ड होगी, इनवर्ड, क्योंकि जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो एक ही इनवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज़ और बेटा, दो मैसेज हैं आपके पास M1 और बेटा यहाँ पे है आपके पास M2। बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स बेटा एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस। इसका मतलब ये होगा जितनी फोर्स से मैस 2 बेटा मैस 1 को अट्रैक्ट करेगा उतनी ही फोर्स से मैस नंबर 1 बेटा मैस नंबर 2 को अट्रैक्ट करेगा। एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस। तो बेटा जो मैसेस के दरमियान फोर्स होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है,
ठीक है बेटा, कभी भी कोई दो मैसेज हों उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो हमेशा इनवर्ड होगी, आउटवर्ड कभी नहीं होगी। और उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ सी इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। खैर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतनी डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। बस आप ये बात याद रखो, चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और वो क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर कोई से दो मैसेज हो, मैसेज के दरमियान में जो फोर्स होगी वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो बेटा अभी क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ना, तो मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो चार्जेस के दरमियान में बेटा जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। सो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो ही नहीं सकती, वो तो सिर्फ मैसेज के दरमियान में होती है। देन यू आर राइट। उसके बाद बेटा सी ऑप्शन देखिएगा, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। नो बेटा, इट्स रॉन्ग। आपको पता है न्यूक्लियस यहाँ पे है एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है ओनली इनवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, not outward. Inward force is required, which is called centripetal force. In this case, this centripetal force is equals to electrostatic force. यहाँ तक बात क्लियर होगी। सो बेटा an electrostatic force towards the nucleus is the correct answer. Okay. उसके बाद जनाब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बेटा एक तरफ बैलेंस्ड फोर्सेस गिवन है, एक तरफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस गिवन है। बेटा एक बात हमेशा याद कर लो, जब भी फोर्सेस आपकी क्या होती हैं? बैलेंस। जब भी आपकी फोर्सेस क्या होती हैं? बैलेंस। इसका मतलब ये है forces are balanced, so resultant force is equals to 0 and resultant force is directly proportional to acceleration, so acceleration is equals to 0। और बेटा acceleration is equals to 0 का मतलब ये हुआ कि no change in velocity, velocity is not changing। if velocity is not changing then acceleration is equals to 0। तो बेटा ज़रा balanced forces के options read कीजिएगा प्लीज़। velocity is changing, क्या balanced forces में velocity change होगी? no। क्या बैलेंस्ड फोर्सेस में बेटा वेलोसिटी चेंज होगी? बी ऑप्शन में देखो नो। सो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ओके, और डी ऑप्शन भी ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन बेटा अब अनबैलेंस की बात करते हैं। बेटा अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हमेशा रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दैट यस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज पॉसिबल 100%। ठीक है, तो बेटा अनबैलेंस्ड फोर्सेस में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बैलेंस्ड फोर्सेस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन हमारा बेटा एमसीक्यू कौन सा करेक्ट है? बैलेंस्ड फोर्सेस में बेटा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, परफेक्ट। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू द change in velocity per unit time is called acceleration। so बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मैंने काफ़ी फास्ट पेस पे सॉल्व किए। बेटा अगर नहीं समझ आएगा मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं दोबारा से वीडियो स्लो पेस पे बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन एक साथ करूँगा। अल्लाह हाफिज़।